नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। इन दिनों जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। स्टार प्रचारकों की भी लंबी फहरिस्त है। ठीक इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के भी चुनाव की घोषणा होनी है। इन सभी चुनाव में एक बात जो कॉमन है वो है चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों का हावी होना। जातिगत जनगणना, धारा 370, अग्निवीर से लेकर उन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव में पार्टियां और नेता लेकर आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जो मुद्दे शायद लोकसभा में भी थे। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय जनता की जन अपेक्षा को राजनीतिक दल कितनी गंभीरता से लेते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र तो जारी किए हैं, लेकिन किसी भी सभा में इन स्थानीय मुद्दों पर चर्चा से दूर नेता एक लाइन भी नहीं बोलते। ऐसे में क्या जब देश एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ेगा तो क्या स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय भावनाएं दब जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये आरक्षण था, है और सदा रहेगा। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है। कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर तक पहुंच गया है। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी होगी। कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में जहां बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो चुनाव नजदीक आते आते बयानों के शब्द बाण भी तेजी से चल रहे हैं। राम मंदिर से लेकर धारा 370, पाकिस्तान से लेकर दलाल दामाद, अग्निवीर से लेकर जातिगत जनगणना और आखिरी दौर तक आते आते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, मैं 83 साल का हूँ, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ, मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। यानी बॉलीवुड की मसाला फिल्मों को हिट होने के सारे फॉर्मूले इन विधानसभा चुनावों में उपयोग किए जा रहे हैं। लेकिन द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल लीग के डायरेक्टर ये भूल कर बैठे हैं कि इन विधानसभा चुनावों में जन अपेक्षाओं को रौंदा जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, झारखंड हो या महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी और जरूरी हैं, जिनकी चिंता राजनीतिक दलों को करनी चाहिए। लेकिन केवल चुनाव जीत लेने की कोशिश और इन कोशिशों में राज्यों की अपेक्षाओं को दरकिनार कर देने का नया राजनीतिक इकोसिस्टम पनप रहा है। ऐसा नहीं कि पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी नहीं किए हैं। चुनाव लड़ने वाली सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए, लेकिन उन घोषणाओं में शामिल बिंदु की चर्चा शायद ही किसी आम सभा में होती है। जाहिर है, नकारात्मकता के दौर में जब आम मतदाता अपने हक की मांग ज्यादा करने लगे, तो राजनीतिक पार्टियां बड़ी कुशलता से विषय को भटकाकर राष्ट्रीय विषयों पर ले जाती है। ऐसा ही इन चुनावों में भी हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में सामाजिक मुद्दों के प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस अब विधानसभा चुनावों में राज्यों के सामाजिक राजनीतिक मिजाज के अनुरूप चुनावी मुद्दों की प्राथमिकता तय करने का रणनीतिक दांव आजमाते हुए नजर आ रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में पार्टी के चुनावी मुद्दों का फोकस इसका साफ संकेत दे रहा है। आम चुनाव के समय से ही आबादी के हिसाब से भागीदारी के लिए जाति जनगणना के मुद्दे को सबसे आगे रखती आ रही कांग्रेस का हरियाणा के चुनाव में मुख्य फोकस किसान, जवान, महिला सुरक्षा और युवाओं के रोजगार पर है। और प्राथमिकता की फहरिस्त में जाति जनगणना का नंबर इसके बाद ही दिख रहा है। उधर हरियाणा राज्य में लिंग अनुपात यानी पुरुष के मुकाबले महिलाओं की कम तादाद पर अलग अलग मंचों से अक्सर चर्चा होती है, लेकिन ये मुद्दा चुनाव में नजर नहीं आता। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भी इसी राज्य से की थी। हरियाणा में अविवाहित पुरुषों को राज्य सरकार की तरफ से पेंशन भी दी जाती है। राज्य में युवाओं की शादी के लिए लड़कियों की कमी भी एक बड़ी समस्या है।
लेकिन ये मुद्दे चुनावी शोर में दब गए। जाहिर है, एक देश एक चुनाव की दहलीज पर खड़े मुल्क को अभी से हुक्मरान अपने मुद्दों को भूलकर राष्ट्रीय मसलों की बात करने की सलाहियत देते नजर आ रहे हैं। उनके गृह मंत्री लाल चौक जाने में डरते थे। पोते पोती को लेकर बुलेट प्रूफ नहीं सादी गाड़ी में लाल चौक चले जाइए, बाल भी बांका नहीं होगा, बाल भी। मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं कि आरक्षण था, है और सदा रहेगा। कोई उस पर हाथ नहीं लगा सकता, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है, उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है। हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है, उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा होगा। कि आरक्षण था, है और सदा रहेगा। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है। तो विधानसभा चुनाव है और राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव है। अब ये प्रभाव कितना है, कितना होना चाहिए, इसका क्या फायदा और नुकसान हो सकता है, देखिए ये तो सब जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे तब सामने आएगा। लेकिन एक बात साफ है, विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी क्या कहती है, और जब देश का चुनाव होता है, हमने लोकसभा चुनाव भी देखा है, उनमें किस तरह के मुद्दे थे। आजकल सब कुछ मिक्स हो गया है, लेकिन ये बात सच है कि विधानसभा के चुनाव में बहुत सारी चीजें होती हैं। उस स्टेट की स्ट्रेटेजी क्या कहती है, वहां के मुख्य रूप से उस राज्य के क्या मुद्दे हो सकते हैं, कौन सी पार्टी पहले थी, कौन सी पार्टी वर्तमान में सत्ता में है, वो कितना उसके लिए काम कर रही है, क्या जो वादे पहले किए गए होंगे उन पर कितना अमल हुआ है। इन सारी चीजों पर बात करने की देखिए जरूरत है, क्योंकि विधानसभा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जो जनता से सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं। देश का जो चुनाव है वो पूरे देश के लिए एक बात होती है, लेकिन यहां पे ये एक बड़ा सवाल जैसा हो गया है कि जिसको देखो वो जाकर एक इंटरनेशनल, राष्ट्रीय रूप में जाके बात कर रहा है, नेशनल मुद्दों को लेकर जाकर बात करता है। विधानसभा के जो मूल मुद्दे हैं उस पर सिर्फ घोषणा पत्र तो जारी आपने कर दिए, लेकिन अपने प्रचार के दौरान ये जो दिग्गज पहुंच रहे हैं ये उनके पॉइंट्स पर बात नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या दिग्गज भूल गए हैं, या फिर जो स्टेट का, राज्यों का विधानसभा चुनाव हो रहा है उसे भी आप जातिगत जनगणना 370 क्या इन्हीं पर लाकर खत्म कर देंगे? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुखविंदर सिंह जेलदार। सुखविंदर जी आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे यश भारती जी, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। पीडीपी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद शफी भट्ट। मोहम्मद शफी जी आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना के प्रवक्ता हैं यूबीटी से आनंद दुबे। आनंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आरपी श्रीवास्तव जी आज आपसे ही करना चाहूंगी, और इसलिए भी क्योंकि ये एक विषय ऐसा आया है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आपकी होगी। एक तो ये जो चर्चा है कि विधानसभा चुनाव, राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव, ये कितना प्रभाव है? वाकई में जो स्ट्रेटेजी हम 4 स्टेट्स के इलेक्शन को उठाकर देखें बड़ा महत्वपूर्ण है। जम्मू और हरियाणा के लिए तो जोर आजमाइश चल रही है, घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख चुके हैं, लेकिन प्रचार के दौरान जब जाते हैं तो मंच से कुछ और कहते हैं। देखिए राखी, निश्चित रूप से ये चुनाव जो है राष्ट्रीय फलक पर एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और आप देखेंगे कि जिस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक दल जो एजेंडा सेट कर रहे हैं वो आप खुद ही बता रहे हैं कि इसमें पूरे राष्ट्रीय एजेंडे पर ही चुनाव हो रहा है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप देखिए जेके में आपने देखा होगा धारा 370 हटने के बाद अगर पूरा 10 साल का टेनोर देखिए तो लगभग ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही टेनोर रहा है। वहाँ पर पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, उसके बाद धारा 370 हटा और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। यहाँ पर जो है राज्यपाल के हवाले ही पूरी सरकार है, और इतने दिनों में जो भी हटने के बाद जो भी चीज़ें निकल के आई, जैसे वहाँ पर पत्थरबाजी कम हुई, तमाम चीज़ें जो है आप थोड़ी शांति तो है, और उसके अलावा डेवलपमेंट कार्य कितना हुआ, इन सारी चीज़ों पर इस चुनाव का असर पड़ेगा, चुनाव के ऊपर असर पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिएगा
कि ये चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 का एक लिटमस टेस्ट भी है कि वाकई हटने के बाद वहाँ कितनी अमन चैन हुआ, कितना विकास हुआ, सारी चीज़ें किस तरह से आई, इन सबको भी समझना होगा। दूसरी बात हरियाणा की, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने काफ़ी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचाया, और उसका रीज़न है कि वहाँ पर जातिगत जनगणना, ऐसे तमाम मुद्दे थे जो वहाँ बड़े हावी थे। तो निश्चित रूप से इन चुनाव में इन बातों का आना बहुत ज़रूरी है। आज वहाँ पर जो जहाँ तक हमको जो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है, जो हमको वहाँ से सूचनाएं आती हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, तमाम लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वहाँ पर देखिए 2 तरह से चुनाव रहा। एक तो 10 साल सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, खट्टर साहब रहे, एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर है। वहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चुनाव जाके टिक गया जवान, किसान और पहलवान, और ये मुद्दा बड़ा भारी है। आप देखिए ये सारे इनपुट्स आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की सभाएं हो रही हैं, गृहमंत्री जी की सभाएं हो रही हैं, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आप बयान देख रही थी, सुन रही थी कि किस तरह से उन्होंने बयान दिया। इन सारी चीज़ों को अगर लबोल आप देखें तो वहाँ पर निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे वाकई बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से गायब से दिखते हैं, सिर्फ घोषणा पत्रों में, संकल्प पत्रों में। और अगर आप बड़ी गंभीरता से उस पर देखा जाए तो वहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या क्या है, लेकिन ये जो बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ें, ये मुद्दे सब सेम हैं, पुराने जो है वही लोकसभा चुनाव के हैं। और अभी 2 राज्यों में और चुनाव होना है, क्योंकि इन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो एक अलग दिशा तय करेंगे, देश की राजनीति का भी दिशा तय करेंगे। तो ये कह पाना कि विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव, तो बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव यहाँ होना तय है। और जो अभी जो है 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग है, और अभी जेके में जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण की वोटिंग है, जो 8 को जो रिजल्ट आएंगे वो एक तरह से ये तय करेंगे कि वाकई सरकार का गवर्नेंस कितना अच्छा है, सारी चीज़ें वहाँ, विकास की व्यवस्था कितनी अच्छी है, बेरोजगारी कितनी कम हुई है, और उसके अलावा महिला सुरक्षा, इन तमाम चीज़ों मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। और राखी, एक बात तय है कि हमें लगता है कि ये 2 राज्यों के चुनाव, इनके रिजल्ट हो सकता है कि आने वाले राज्यों के रिजल्ट और चुनाव पर भी असर डाल सकते हैं, जो झारखंड और उत्तर महाराष्ट्र में होना है। लेकिन कुल ये दे करके हमें लगता है कि कांग्रेस को यहाँ से कोई बहुत कुछ खोना नहीं है, मिलता है तो उनको फ़ायदा ही होगा, और नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, हमको लगता है अगर वो भारी पड़ेगा तो चुनाव में कुछ और परिणाम आएंगे। बिल्कुल, चलिए। और संदीप जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़? हाँ संदीप जी, आपकी आवाज़ अब आ रही है। संदीप जी, बड़ी जोर आजमाइश है, होना भी चाहिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर बेहद महत्वपूर्ण और सीधी जो फाइट है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की है। जम्मू कश्मीर में मैं मान सकती हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये अपने मजबूती के साथ है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो गठबंधन में भी है। लेकिन जो मुद्दे, जो प्रोमिसेस करके आप लोग आए हैं, उन पर बात बहुत कम हो रही है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मंच पर आ रहे हैं तो कोई ये कह रहा है कि तब तक हम नहीं मरेंगे जब तक मोदी जी को नहीं चले जाते या सरकार को नहीं हटा देते। कोई आ रहा है तो आरक्षण की बात कर रहा है, कोई आ रहा है कुछ और बात कर रहा है। जो कहा गया है जम्मू कश्मीर के लिए, जो कांग्रेस की गारंटी में है, वो तो कांग्रेस को अपनी बात करनी चाहिए, वो अलग बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बातें लेकर आई है वो उस मुद्दे पे बात नहीं करी। कुल मिलाकर मुद्दे जो कहे गए घोषणा पत्र में, उससे हटके बात हो रही है। जैसा कि आपने कहा, खड़गे जी ने जो बयान दिया है कि मैं 83 साल का हूं और जब तक नहीं मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा जब तक मैं प्रधानमंत्री जी को हटा दूं। तो ये इस तरह की मानसिकता, जो इस तरह की विचारधारा है वो कांग्रेस की है, वो साफ साफ झलक रहा है। जबकि मैंने मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने फोन करके उनकी कुशलता पूछी कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं। तो यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। और ये दुनिया भर की बात करते हैं, जब इन्होंने 70 साल राज किया, जब इनसे कुछ नहीं हुआ, अब ये क्या कर रहे हैं कि 25 लाख का हम बीमा देंगे, इतने के हम हर एक महिला को देंगे, ये हम वादे, मतलब दुनिया भर के वादे। जब ये सत्ता में थे, इन्होंने 70 साल इन्होंने सत्ता में रहे, जब इनसे कुछ नहीं हुआ। अब जब से इन्हें दिख रहा है कि भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, खड़ा नहीं हुआ है बल्कि दौड़ रहा है। आप ये देखिए कि किस देश में और विदेश में हमारे भारत की चर्चा नहीं है। कहां लोग ये नहीं कहते कि भारत एक बुलंदियों को छू रहा है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम 2047 तक विकसित देश होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे होगी। तो ये सब चीजें में लगे हुए हैं और इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा मानना है कि जैसा कि 10 सालों में
इस देश का उद्धार हुआ है, देश आगे बढ़ा है, देश में सड़कें हों, संचार व्यवस्था हो, बिजली हो और बहुत सारी चीजें हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो। कितने लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है, ये वही लोग जानते हैं, वही जनता जानती है जिन्होंने इसका फायदा उठाया। ये विपक्ष में बैठे हैं, जाहिर सी बात है कि विपक्ष में बैठे हैं तो हमारी बुराई करेंगे, इन्हें अच्छी भी चीज होगी तो उसमें बुराई दिखेगी। तो लगातार जो भी बात हो रही है वो बात हो रही है विकास को लेके, हम कैसे कैसे हमने काम किया है इस देश में, हमने कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे लोगों को से जुड़े हैं। और जम्मू कश्मीर की बात रही, क्योंकि चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है, आगे हरियाणा में हो रहा है और झारखंड में और महाराष्ट्र में होने वाला है। तो इन सब मुद्दों पे जो बात हो रही है वो मेन बात हो रही है 370 हटाने की। और ये अब तो ये नया सबूत लाए कि आरक्षण को लेके, मतलब मुझे हैरानी होती है कि ये लोग कैसे इन चीजों को बोल देते हैं और फिर उसके बाद बैकफुट पे आ जाते हैं। ठीक है संदीप जी, वापस आऊंगी। ठीक है सुखविंदर जी, सुन पा रहे हैं? सुखविंदर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी पहुंच रही है। हाँ सुखविंदर जी, यही हाल कांग्रेस का भी है। जो वादे किए हैं, जो बातें रखी हैं, वो उससे हटके पूरा मुझे लग रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा की स्क्रिप्ट जो है वो दोहराई जा रही है। मुद्दे बिल्कुल अलग है, वही 370 आ रहा है, वही बातें जातिगत जनगणना की आ रही हैं, आरक्षण की बात चली आ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि ये मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल हैं, होने चाहिए। देश में हम यदि हैं और यदि ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं तो बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन इस वक्त हमें उन चीज़ों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है कि हरियाणा में महत्वपूर्ण क्या, जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण क्या, उन चीज़ों के लिए वो बातें कैसे होंगी, उसके लिए जो वादे किए हैं उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कराएंगे। वो विश्वास तो जनता का जीतना पड़ेगा ना। देखिए राखी जी, क्या है कि पहले तो मैं अपने बीजेपी वाले मित्र को बोल दूं कि जब हम इस देश को आजाद करवाया कांग्रेस पार्टी ने, तब हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता था। हमारी पार्टी ने 51 से 52 साल। मैं इस बात पे टोकूंगा, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आजाद कराया, ये गलतफहमी बना रहे हैं, कांग्रेस ने आजाद नहीं कराया इस देश को। पूरी ये बीजेपी कहीं पे भी नहीं थी, ये विरोध में थी। ये आरएसएस जो थी अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी और इन्होंने भी 19 साल पहले इन्होंने राज किया, 3 साल एक बार राज किया, 6 साल एक बार राज किया, 10 साल अब हो गए इनको, 19 साल इनका भी राज होगा। इन्होंने तो बेचने के समय कुछ कार्य नहीं किया। हम तो जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमने कहा कि 2 लाख नौकरियां इन्होंने दी नहीं, 2 लाख नौकरियां पेंडिंग पड़ी हैं हरियाणा में, वो देंगे। हम लोगों की जो जरूरत है, आज लोग इस तरीके से त्राही मची हुई है, शहरों में पानी में डूब जाते हैं शहर जब हल्की सी बारिश होती है। डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने शहर खोखले कर दिए। इन्होंने धर्म के नाम पे धर्म की ऐसी राजनीति की कि इनका एक भी कार्य, देखिए राखी जी, एक भी कार्य इनका कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा शहर अंबाला है, मैं अंबाला में आपको इनको गिना सकता हूँ कि इतने जितने भी कार्य इन्होंने शुरू किए, आज तक एक भी कार्य इनका कंप्लीट नहीं हुआ। पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने लूटने के समय कोई कार्य नहीं किया। इन्होंने ओपीएस इन्होंने बंद की। आज देखिए, हम अगर जनगणना की बात कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? हम जातिगत आधार पे जनगणना की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है, पता लगना चाहिए सबको किसका कितना हक है। तो और भी जैसे ओपीएस की हम बात करते हैं, धारा 370 की या 35A की जो बात अभी चल रही है कि इन्होंने किस तरीके से लोगों को, पब्लिक को बिना विश्वास में लिए रातों रात खत्म कर दिया सब कुछ। और प्रदेश का हाल क्या हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, आज भी वही हाल है। इन्होंने नौकरियां इन्होंने दी, 10 साल के अंदर ये सरकार में बैठे थे। आज वहां पे बेरोजगारी वहां पे भी है। आज देखिए, आज भी वहां पे टेररिज्म तो आज भी खत्म नहीं हुआ। तो जिसको ये दिखाते हैं, इनका जब पुलवामा जो अटैक हुआ उसका भी आज तक इन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ से गाड़ी आई। तो मुद्दे बहुत से हैं। आज इन्होंने हरियाणा के अंदर पहलवानों को इन्होंने तंग किया, किसान किस तरीके से त्राही करे हुए किसान सड़कों पे बैठे हैं। इन्होंने हमारे पंजाब का जो बॉर्डर है, हरियाणा पंजाब का बॉर्डर, वो इस तरीके से बना दिया जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो। इन्होंने जितना नुकसान किसानों का इस बीजेपी सरकार ने किया, शायद ऐसा नुकसान किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं किया। देखिए, पहले तो एक 3 काले कानून लेके आए, जब इनको किसानों ने इनके नाक में दम करके दिल्ली की ब्रू पे बैठ के वापिस करवाए, तब इन्होंने दूसरे तरीके से किसानों को खत्म करने का कार्य किया। 700 कुछ किसानों की डेथ हो गई, इन्होंने एक शब्द उसके ऊपर नहीं बोला। दूसरी साइड के दूसरे मुल्क का अगर कोई नेता मर जाता है वहां पे उसका तो शो के मनाते हैं, लेकिन अपने देश के किसानों के बारे में एक शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकला। और भी देखिए, ये लोग जो झूठी सरकार केंद्र की है और झूठी सरकार हरियाणा की
ये इनकी विदाई हो चुकी है। इनको मात्र सिंगल डिजिट में इनकी सीट आ रही है। ये 7 से 8 सीट से ज्यादा नहीं लेके आएंगे। इनका सुपड़ा साफ हो गया। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। आज इनकी जब ये रैली करते हैं, इनकी रैलियों में भीड़ ही नहीं। आप देख लो, इनकी खाली कुर्सियां पड़ी होती हैं छोटे छोटे बच्चों से। किसकी रैली में भीड़ है, किसकी रैली में भीड़ नहीं है, ये मुद्दा और सवाल नहीं है ना। सवाल ये है कि किन मुद्दों पे जाके बात कर रहे हैं आप। उन मुद्दों पे खड़े हैं जो आपने प्रॉमिस किए हैं हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। क्या वो बात हो रही है? हमने लोगों को 2000 रुपये महीना हर महिलाओं को देने का वादा किया, वो हम देंगे। हमने लोगों को 100 गज के प्लॉट पहले भी दिए, अब भी देंगे। 3.5 लाख रुपए। आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं? दूसरी बार ये ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया ये पहले अपना बताएं। हमने तो प्रदेश के लिए पहले भी हमारा मैं बता दूं सुंदर जी आपको, आप जो ये चीजें झूठ फैला रहे हैं ना, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 साल में काम नहीं किया होता तो अगली बार नहीं आते वो। फिर 10 साल में काम नहीं किया होता तो तीसरी बार नहीं आते। ये जो झूठ का पुलिंदा आप लेके बैठे हो ना, ये सब जनता को पता है। यदि कोई भी सरकार काम नहीं करेगी तो जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। देखिए, एक बात है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो रिजल्ट होगा उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र भी बाकी है अभी। और यहाँ की सियासत और यहाँ के मुद्दे जो होते हैं जनता उस पर ज्यादा ध्यान देगी। ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी वहां भी जाकर यही बातें कर रही है तो करते रहिए, लेकिन वहां की जो बातें, जहां वहां की जो स्ट्रेटेजी, वहां के जो मुद्दे हैं वो बहुत अलग तरीके से होती है। वहां की सियासत ही बिल्कुल, महाराष्ट्र तो बिल्कुल ही अलग कर दीजिए आप। वहां कब क्या हो जाता है कुछ नहीं कह सकते। खैर, आप दोनों के पास वापस बाद में आऊंगी। मोहम्मद शफी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। मोहम्मद शफी जी, पीडीपी तो बहुत शुरू से, क्योंकि सबसे पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव थी जम्मू कश्मीर में। जब ये इलेक्शन की डेट्स आई, तमाम चीज़ें आई, घोषणा पत्र भी सबसे पहले लाए, अपनी क्लियरिटी के साथ थे। क्या लग रहा है उन तमाम चीज़ों को लेके आप उतनी ताकत के साथ हैं, या आपकी वो बातें जम्मू कश्मीर की जनता से कनेक्ट हो रही हैं? मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अभी हाल ही में जो एक हिजबुल्ला वाला पूरा ये मामला आया है और नसरुल्लाह वाले मामले में वो शहीद का दर्जा देने वाली बात अभी कर रही थी महबूबा मुफ्ती, नहीं लगता कि आपको इन सब चीजों का एक प्रभाव देखना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में? नहीं, देखिए, जो पीडीपी की जो ताकत है वो लोग है। लोग पीडीपी को ताकत देते हैं। आज तक पीडीपी को तोड़ने के लिए बड़ी साजिशें की गई, बड़े एफर्ट्स लगा दिए गए, लेकिन आज भी पीडीपी वही है, क्योंकि पीडीपी लोगों के दिलों में है। अब कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स हमारे सऊदी अरबिया से है, हमारा मक्का से है, हमारा ईरान से है, जो जितने भी हमारे मुस्लिम हैं उनके लिए हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स है। जैसे कोई भी हिंदू कहीं पर भी होगा तो उसके लिए अलग एक रिलीजियस सेंटिमेंट रहता है। ये एक नेचुरल चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पीडीपी ने इससे पहले भी अपना क्लियर एक विजन दिखाया था, उसी विजन को लेकर हम 2002 से आगे बढ़ते आ रहे हैं और वही हमारा विजन है जिसको हम फॉलो करते रहेंगे। हम कहीं पर डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, हम बीजेपी की तरफ नहीं है। उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर एक ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हम इनकी तरह सिर्फ शगुफे नहीं बेचते हैं, हम वो लोगों के पास लेकर जाते हैं जिसकी हम में करने की क्षमता हो। जिस चीज को करने की क्षमता नहीं हो वो लोगों को बेवकूफ बनाना है। हम लोगों को बेवकूफ बनाने के पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि हम लोगों से जितने भी किए गए वादे हो उनको पूरा करने में हम बिलीव करते हैं। ये आपने देखा होगा कि पीडीपी का इससे पहले भी एक स्टैंड था कि जिसने हमारे पावर प्रोजेक्ट्स है उनको वापस किया जाए स्टेट को, ताकि स्टेट में जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उनमें बड़ी एक सूरत आएगी, उसमें उस एक्टिविटी को हम बहुत ही अपग्रेड कर सकते हैं। ये हमारा आज भी है। हम इंटरनल डायमेंशंस और एक्सटर्नल डायमेंशंस को फिर से एक बार डील करने की बात करते हैं, उनको सेटल करने की बात करते हैं। वो इससे पहले भी था, आज भी है। हम यहाँ चाहते हैं कि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है अभी उसकी जो परसेंटेज है आपको भी पता है कि वो आसमान को छू रही है। हम उसको यहाँ पर देखना चाहते हैं और उसको एड्रेस करना चाहते हैं। ये हमने इलेक्शन से पहले भी इन पर बात की है और हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो भी यही है और हर वक्त हमारा यही होगा जब तक लोगों की हम आवाज बंद कर उभरते रहेंगे और लोगों की बात करते रहेंगे, तब तक पीडीपी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। जिस दिन यहाँ पीडीपी लोगों की बात, लोगों की आवाज बनना बंद कर देगी, वो दिन पीडीपी के लिए आखिरी दिन होगा। और हम चाहते हैं कि लोग जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं, अपना वोट दे रहे हैं, वो कंटिन्यू देते रहें और हम लोगों की बात करते रहें,
चाहे आगे कोई भी आए, हमने एक संकल्प लिया हुआ है कि हम लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। उनके जितने भी मामले हैं, उनके जितने भी इश्यूज हैं, उनको रिड्रेस करने के लिए अपने एफर्ट्स करेंगे और उनको हल कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। आनंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते आनंद जी। दो महत्वपूर्ण बात है, मैं एक तो छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया जम्मू और हरियाणा पे भी, क्योंकि इलेक्शन है और मुझे लगता है हर राज्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ की जो एक रिजल्ट निकलेगा वो किसके पक्ष में जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसकी छोटी सी बानगी जो है वो आगे निकल के झारखंड महाराष्ट्र में दिखेगी, जाहिर तौर पर दिखेगी, पार्टी तो है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, महाराष्ट्र को जितना समझेंगे और जिस तरह से ये पूरे इलेक्शन हो रहे हैं, क्या महाराष्ट्र का सिनेरियो भी यही कहता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं विधानसभा के, उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं? उनको लाते तो हैं अपने घोषणा पत्र में, लेकिन उस पर इतना फोकस नहीं है। पूरा इलेक्शन जो विधानसभा का है वो भी अब राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रहा है। और एक छोटा सा सवाल, आज ही सरकार ने गाय माता को, एक कहते हैं ना कि गौ माता को एक राज्य वाला दर्जा उनको दिया गया है। मतलब मुझे अपने आप में लगा तो बहुत अच्छा, लेकिन ये इस वक्त पे आया, इसका कितना प्रभाव महाराष्ट्र में देखेंगे? राखी जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि हरियाणा में 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। करीब करीब 9 वर्ष तक वहां मनोहर लाल खट्टर सीएम रहे, फिर अब नायब सिंह सैनी है। लेकिन जिस प्रकार ये पूरा चुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते दिख रहा है, क्योंकि एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी इन लोगों के खिलाफ है। जनता त्राही त्राही कर रही है। इसके लिए हमें नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में कुछ मिलेगा। यही कारण है कि सभी शीर्ष नेतृत्व दूसरे राज्यों में भागम भाग में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 में धारा 370 हटाने के लिए शिवसेना ने भी इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दिया। हमें लगा कि 370 हटने के बाद एक मजबूत स्थिति में जम्मू कश्मीर होगा। जो कश्मीरी पंडित भाई बहन वहां से दूर हो गए हैं, वापस आएंगे, वहां रोजगार आएगा, विकास की गंगा बहेगी, आतंकवादी हमले कम होंगे। लेकिन उस प्रश्न चिन्ह पर भी ये उत्तरदायी नहीं हो पाए। तो जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस है, ये सब मिलके अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। शायद वहां भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। अब आते हैं महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र में किसानों का भी क्षेत्र है और शहरीकरण भी है। करीब करीब 9 से 29 से ज्यादा महानगर पालिका महाराष्ट्र में है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां से किसान भाई बहन जो खेतिहर होते हैं, जो खेती पर अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो मुद्दे राज्य के भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और मुद्दे देश के भी महत्वपूर्ण होते हैं। मुद्दों की बात नहीं है, लेकिन अगर जो सरकार बैठी, अगर वो किसी मुद्दे पे आती है, जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस देश में, अच्छे दिन आएंगे। पूरे देश ने इकट्ठा होकर झोली भर भर कर बीजेपी को वोट दिया और सोचा कि अच्छे दिन आएंगे, लोगों के जीवन में बदलाव होगा। 10 साल से हम यूपीओ को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 15 वर्षों से गुजरात में हमने देखा है। ये आदमी के अंदर कुछ अलग पावर है, ये कुछ करेंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि धीरे धीरे वो मुद्दा बीजेपी के लिए दूर हो गया। अच्छे दिन जैसा कोई बात नहीं है। बड़े बड़े नेताओं ने कहा ये जुमला था, सबने मान लिया, ठीक है, विषय धीरे धीरे खत्म हो गया। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये भी 14 में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लोगों को लगा कि यार महंगाई बहुत बढ़ गई, ये सरकार कुछ करेगी। धीरे धीरे अब महंगाई को लोगों ने अपना जीवन समझ लिया है, अब जीना मरना उसी में है। तो मुद्दे हमेशा लाए जाते हैं, मुद्दों को लाना भी चाहिए। मुद्दे जनता के ही होते हैं, जनता में से ही नेता बनते हैं, इन्हीं में से कोई विधायक एमपी बनता है, यही सरकार बनाते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए और पत्रकार भी इसी में है। पत्रकार को भी तीखे सवाल पूछने चाहिए, हम नेताओं से, हम कार्यकर्ताओं से, ये सब जुड़े हुए हैं राखी जी। लेकिन जिस प्रकार महाराष्ट्र में 2-2.5 वर्षों में गंदी राजनीति देखने मिली, ऐसा हमारे महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र जब से 1960 में बना है तब से हमने कभी नहीं देखा। यहाँ आपसी राजनीति में एक दूसरे की विचारधारा अलग होती है, एक दूसरे से थोड़ा बहुत नोकझोंक भी होती है, किसी बात पर मतभेद भी होता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से महाराष्ट्र राज्य के नेतृत्व कर रही है, पार्टियों को तोड़ना, उनको फोड़ना, उनके सांसद विधायक चुरा लेना, उनको प्रताड़ित करना, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना, ये सब देखते हुए महाराष्ट्र में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र की अस्मिता, मराठी मानुष की अस्मिता। आज आप सोचिए कि मनोज जरांगे पाटिल कितने महीने से अनशन पर बैठते हैं, आमरण उपोषण करते हैं, बीच बीच में बेचारे डॉक्टर, उनको हाई कोर्ट तक को इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक है आनंद जी, चलिए शायद कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, एक बार फिर से राखी जी। हाँ ठीक है आनंद जी, मुझे लगता है कुछ राखी जी जी ठीक है, 1 मिनट में मैं वापस आऊंगी। आपको सुन रहा हूँ, हाँ, मैं आपको 1 मिनट सुन पा रहा हूँ।
आनंद जी, एक सेकंड वापस आती हूँ, बीच में रोक रही हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी, एक बहुत छोटी सी संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी, और वो ये है कि देखिए सब जगह का एक जो सिनेरियो निकल कर आ रहा है, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के लिए भी आनंद जी अभी बोल रहे थे, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हो रहे हैं जिस पे कोई डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, ये इसको कैसे क्लेरिफाई किया जाए कि जो वाकई में विधानसभा के मुद्दे हैं। आज हरियाणा का यदि महत्वपूर्ण कोई मुद्दा किसानों से संबंधित है तो क्या उस पर ये सही सही बात रख पा रहे हैं अपनी, क्या ये उसको दे पाएंगे उतना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के लिए देखिए, दोनों बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों अपने अपने पॉइंट्स के साथ है, लेकिन क्या ये उतना दे पा रहे हैं, बात उस तरह की हो नहीं रही है। नहीं, देखिए राखी, सबसे बड़ी बात है, हमने ये देखा कि ये चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दे हैं और फिर स्थानीय मुद्दे हैं। देखिए, कोई भी विधानसभा जब भी लड़ा जाता है किसी दल के द्वारा तमाम चीज़, तो वहाँ स्थानीय मुद्दे बहुत प्रभावी रहते हैं। आप बंगाल का देख लीजिए, अन्य राज्यों में देख लीजिए, हम बराबर राष्ट्रीय मुद्दे उनको परोस रहे थे, लेकिन वहाँ की स्थानीय जनता वहाँ की स्थानीय समस्याओं को लेकर के ज़्यादा संवेदनशील थी और वहाँ वोटिंग होती है। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी आप देखिए, जहाँ पर स्थानीय मुद्दे हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन ये जो राजनीतिक दल हैं, एक तरह से वो क्रिएट करते हैं डिलेमा कि भाई हम जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी स्थिति है कि हमने ये किया, जातिगत जनगणना हो, चाहे धारा 370 हटना हो, चाहे अन्य सर्जिकल स्ट्राइक हो, या तमाम चीज़ें ये चुनाव में आ जाते हैं। उसके अलावा अन्य भी मुद्दे आप देखे होंगे। हमको लगता है कि थोड़ी देर के लिए आया था, एंट्री हुई थी जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गई। अब चुनाव का तीसरा चरण है, इसलिए लोग वहाँ पर पहुँच गए। मेरा ये कहना है कि इन सारी चीज़ों को अगर राखी जी आप देखेंगी तो स्थानीय मुद्दे प्रभावित करेंगे ही करेंगे, चाहे आप कितनी भी राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है स्टेट के डेवलपमेंट में, और स्टेट की जो परेशानियाँ उसको लेकर के भी होता है। तो हमें समझ में आ रहा है कि आज जो भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ के स्थानीय मुद्दे भारी पड़ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, या अपकमिंग इलेक्शन जो हैं आपके झारखंड या फिर महाराष्ट्र की बात हो। और आनंद जी बोल भी रहे थे कि वहाँ के मुद्दे अलग हैं, ये बात सही है कि स्थानीय स्तर पर काफ़ी जो है वहाँ के गवर्नेंस को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के बातें होती हैं। तो ये पूरा अगर देखेंगे तो ये चारों राज्यों के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे जो है गौर हो जाएंगे, स्थानीय मुद्दे भारी पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उन लोगों का ये पूरा प्रयास है कि लोगों को, जनता को उस तरफ मोड़ें। तो हमें लगता है जनता मुड़ने वाली नहीं है और बड़ी समझदार है, और जो वोटिंग होगी वो भी सोच समझ के होगी। बाकी का यह है कि जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। और संदीप जी, एक बार फिर से चर्चा में आप ही की तरफ रुख करूंगी। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दों की जहां तक बात हो रही है, विधानसभा का चुनाव है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण ये बात हो जाएगी कि आखिरकार उनको आप इंप्लीमेंट कराएं। आज यदि हम किसानों के लिए कोई बात कह रहे हैं तो किसानों को हम कैसे देंगे, कितना देंगे, कैसे उसकी एक रूपरेखा बनेगी, उस पर बात हो जाए। यदि हम रोजगार की बात करते हैं तो हम रोजगार के पॉइंट्स को क्लियर करें। जितनी ये बातें होंगी उतना ज्यादा मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण होगा। तो ये बात करने की बजाय मंच से जब दिग्गज जा रहे हैं तो वो बातें कुछ और कर रहे हैं, फिर वही 370। देखिए, जम्मू कश्मीर में तो ये बात आएगी, 370 का जिक्र ना हो इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में, ये हो नहीं सकता। हरियाणा में जाइए तो आप किसानों का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, वहां पे भी बहुत सारी चीजें जैसे आपने कही है, वैसे ही कांग्रेस भी बहुत सारी चीजों को लेके आई है। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी, बड़ी सिमिलैरिटीज देखने को मिली है। किसानों की बात दोनों कर रहे हैं, बिजली शिक्षा की बात दोनों कर रहे हैं, इलाज की बात दोनों कर रहे हैं। तो अब दोनों में से किसका पड़ला भारी, ये एक अपने आप में इसका आकलन करके अपनी बातों को इस तरह से जनता के बीच पहुंचाना कि क्यों आप पर जनता विश्वास करके आपको चुने। संदीप जी म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा। जी हाँ, राखी जी, जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे वो राज्य में हो, आप चाहे उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, कहीं भी हमारी सरकार है तो सबसे पहला हमारी योजना ये रहती है कि जो हमने वादे किए हैं उन्हें हम पूरा करें। सबसे पहली हमारी योजना ये रहती है। उसके अलावा जो चीजें हम उन पे फोकस करते हैं जो जनता की जरूरत है, और ये करते आ रहे हैं लगातार। देखिए राखी जी, मेरा मानना ये है, आप हो, मैं हूं, चाहे कोई भी हो, यदि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सरकार के तौर पर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो जनता उसे दोबारा चुनती ही इसलिए है। ऐसा नहीं है कि राखी जी यहाँ की जनता आंख मूंद के वोट करती है। आप ये देखिए ना, जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे 99, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए,
सारे कहते हैं ना चोर मौसेरे भाई, सारे एक हो गए, उसके बावजूद भी हमारे आसपास नहीं आ पाए। अब इन्हें इस चीज का लग रहा है कि हम 100 तो ले नहीं पाए, मगर कहीं ना कहीं हम सब मिलके एक साथ कहें कि हमने इतनी सीटें ली हैं। आप ये देखिए ना कि जनता ने चुना है हमें, तो इसलिए चुना है कि हम काम करते आ रहे हैं। पिछले 14 से लेके 19 तक किया, 19 से लेके 24 तक किया, और अब भी करेंगे। ठीक है, जनता के भरोसे को हमेशा कभी तोड़ेंगे नहीं, जनता के भरोसे को बना के रखेंगे। और चाहे वो देखिए, आप जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर में भी लगातार ऐसे काम हुए हैं, कितनी टनल बनी है, कितनी रेलवे लाइन बिछी है, कितनी सड़कें बनी है, लगातार काम हो रहा है। और वहां के लोगों को, क्योंकि जम्मू कश्मीर का चुनाव भी चल रहा है, तो वहां के लोगों को, जो लोग पत्थर उठाते थे, जो लोग लाल चौक पे हो या कहीं पे भी हो इस तरह की घटना करते थे या जगह जगह करते थे, आज उनके हाथ में कलम है, आज उनके हाथ में लैपटॉप है। और सच में वहां की जनता, मैं अभी राखी जी जम्मू गया था और मैंने वहां भ्रमण किया, मैं कुछ क्षेत्र में गया भी, और मैंने देखा कि वहां के लोग वाकई भारतीय जनता पार्टी को मन से चाह रहे हैं। और आप देखिएगा जब ये सीट आएंगी, 43 सीट है जम्मू में, जो मैंने देखा है, उसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा सीट होंगी वो भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा, ना ही उसने कोई मजहब देखा है, ना ही उसने कोई धर्म देखा है। ये लोग हमेशा धर्म को और मजहब को लड़ाते आए, वो उनका सिर्फ एक ही काम है हमारा, सबका साथ सबका विकास, और वो किया भी है। कभी चाहे वो घर का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना का हो, चाहे वो राशन का वितरण हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। राखी जी, आप इस बात की गवाह है, मीडिया इस बात की गवाह है कि उसने कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, कहीं पे भी हो जहां हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, हमेशा बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा करने की कोशिश की है और की है। इसलिए ही जनता हमें लगातार चुनती है। और ये हरियाणा की बात कर रहे हैं, इन्हें पता लग जाएगा जब रिजल्ट आएगा हरियाणा में कि हरियाणा में कांग्रेस या कोई और पार्टी आसपास भी नहीं। ठीक है संदीप जी, आपने एक बात तो कही कि जो कहते हैं वो करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम हुआ है उसको मैं नकारूंगी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक बात शुरुआत में कही थी, जिन बातों के लिए आप बात कर रहे हैं इस इलेक्शन में, उन तमाम चीज़ों के लिए कांग्रेस भी बात कर रही है। तो अब किसका पलड़ा भारी, किसकी बात में कितना दम है, कौन किस तरह से अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, कौन यदि किसानों के हक की बात कर रहा है तो उनको एक्चुअल में कितना देने की बात कर रहा है, यदि पिछली बार उनको मौका जनता ने दिया है तो उनने कितना पूरा किया, ये वो चीज़ें हैं जो प्रभाव डालती हैं जनता के मन में। और यदि ये आपने बहुत अच्छा किया है तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। हम राखी जी सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और लगातार जब काम कर रहे हैं तो उसका फल हमें जनता दे रही है। और जैसा कि अभी मुद्दों की बात हो रही है कि ये राष्ट्रीय मुद्दे उठ रहे हैं, तो आप देखेंगे ना ये क्या हो रहा है, जो कवर हो रहे हैं, जहां माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं या गृह मंत्री जाते हैं, तो वो जो मीडिया कवर करता है वो मुद्दे मीडिया में ज्यादा चलते हैं, मगर जितनी सभाएं छोटी होती हैं या वहां के लोकल नेता करते हैं वो सब लोकल मुद्दों पर बात करते हैं। मगर जहां माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं या माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां राष्ट्र की चर्चा भी होती है, लोकल चर्चा भी होती है। मगर उसमें क्या होता है कि कई चीजें, कई चैनल, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वो उसी चीज को उठाते हैं जिससे राष्ट्र की बातें उसमें दिखाई देती हैं। मगर मेरा मानना यह है कि लोकल की मुद्दे, लोकल की बातें और लोकल के लिए जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के लिए हो, वो लगातार पार्टी करती है और उन्हें जनता को भरोसा दिलाती है कि हम सत्ता में आएंगे या सत्ता में हैं तो आगे भी आपकी सेवा करते रहेंगे, हम आपके वादों को कभी झुटलाएंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, आप कहते हैं ना आपके मोदी जी की गारंटी, जो वो कहते हैं वो करते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, और करा भी है। जो पीछे उन्होंने वादे किए हैं उसे जनता तक पहुंचाए भी, और जनता ने हमें वोट भी दिया। ठीक है संदीप जी, चलिए बीच में रोकूंगी और चर्चा में हमारे साथ यश भारती जी भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। यश जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया भी आपसे ही लूंगी। जम्मू कश्मीर का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, बड़ी जोर आजमाइश चल रही है, जाहिर तौर पर होना भी चाहिए, और लेकिन लगातार जो मुद्दों की बात आ रही है कि विधानसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों का बड़ा प्रभाव है, मंच से जो दिग्गज हैं वो उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो एक देश के नेशनल मुद्दे हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी बात नहीं करना चाहिए, भाई देश में इलेक्शन कहीं
का भी हो, यदि कोई बड़ा मुद्दा है तो उसकी बात होगी ही होगी, उसको नकार नहीं सकते। लेकिन जो घोषणा पत्र आया है, जिस स्टेट में इलेक्शन है, वहां की स्ट्रेटेजी को रखते हुए जो चीजें शामिल की गई हैं, उन पर भी तो फोकस करने की जरूरत है। वो मंच से गायब है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही थी कि ऐसा नहीं है, जो बड़ा चेहरा या बड़े दिग्गज जो जाते हैं तो कई सारे चैनल्स ऐसे हैं कि वो बड़े मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो उनको दिखा रहे हैं, छोटी बातें जो हो रही होंगी उसकी बात नहीं हो रही। पर ऐसा नहीं है। अमूमन जाते से ही एक दूसरे पे तंज कसना, 370 की बात कर लेना, आरक्षण की बात कर लेना, बेरोजगारी की बात कर लेना, इसके अलावा स्थानीय मुद्दों पे कितनी बात हो रही है? राखी जी, सत्ताधारी दल का काम ये है कि वो अपने सत्ता में रहते हुए अच्छे कामों को बताए, जनता उसको स्वीकार करे, उनको वोट दे। विपक्ष का काम है कि जो सत्ता में रहते हुए जो आवारगी या जो नाकामयाबी है सरकार की, वो जनता के बीच में बताए, दोहराए, और जनता से उसको समर्थन मिलेगा उन बातों का कि हाँ, हमने जिसको पहले सत्ता में बैठाया था उसने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो नाकाफी हैं। हमारे साथ कहीं ना कहीं उस विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है, इसीलिए दूसरे दल को चुनने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ हो उल्टा रहा है। जो सत्ता में बैठा है वो विपक्ष से सवाल करता है और जनता को भी प्रेरित यह करता है कि विपक्ष से सवाल करो, सत्ताधारी दल से सवाल मत करो। तो इससे बड़ी नाकामयाबी सत्ताधारी दल की, भारतीय जनता पार्टी की क्या होगी? अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप जी को सुन रहा था यहाँ पे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने एक शब्दावली इस्तेमाल करी, गठबंधन के नाम चोर चोर मौसेरे भाई। अगर गठबंधन में सब लोग मिल जाते हैं और उनको चोर चोर मौसेरे भाई कहते हैं, तो सबसे ज्यादा चोर यानी सबसे ज्यादा गठबंधन के घटक दल तो आपके पास हैं, तो आप सारे चोरों के मौसेरे भाई तो आप सबसे बड़े हो गए। तो ऐसे शब्दावली इस्तेमाल ना करें, कम से कम जो सुनने में भी अच्छी ना लगे, चैनल पे तो बिल्कुल ही अच्छी ना लगे, और आपके ऊपर प्रमाणित हो ऐसी तो बिल्कुल ही नहीं बोलनी चाहिए आपको। आगे से मुझे लगता है बेहतर इस बात पे ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा गठबंधन के साथ में सरकारें आपने चलाई, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, और आज आपके साथ में सबसे ज्यादा गठबंधन के घटक दल हैं। तो ध्यान दीजिए इन बातों पर। हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हम सब जगह एक से रहते हैं, हमारा एक समान व्यवहार है जनता के बीच में। जितना रंग भारतीय जनता पार्टी बदलती है, इतना तो बेचारा गिरगिट भी रंग बदलने में शर्मा जाता होगा इतना तेजी से। आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो आपका जो भगवा रंग है वो हरा हो जाता है प्रचार प्रसार में, आप भगवा को भूल जाते हो। हिंदी भाषा की जो आप बड़ी वाहवाही करते हो, वहां जाके आपकी भाषा उर्दू हो जाती है, वहां जाके आपके दावे और वादे अलग हो जाते हैं। सत्ता में आना पड़ता है तो आप जिसको पीडीपी को, एनसीपी को गाली देते हो, उनके साथ गठबंधन कर लेते हो, केंद्र में उन्हीं के नेताओं को मंत्री बना देते हो। दूसरा, अब हम हरियाणा पे आ जाएं, अगर हरियाणा चुनाव पे, और जम्मू कश्मीर की एक विशेष बात छूट गई, कठुआ में जो बलात्कार हुआ, उस बलात्कारी के छूटने के लिए आप राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करता है आपका मंत्री, जो राज्य सरकार में मंत्री था, और आप उसकी पीठ थपथपाते हो। तो ये सब आपने जम्मू कश्मीर में किया है, जनता उसका परिणाम देगी, हम उसका इंतजार करेंगे। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में आप क्या कर रहे हो? जो देश की बेटियां, जो देश का नाम दुनिया में रोशन किया, वो देश की राजधानी में जंतर मंतर पे आकर के अपना एक विरोध दर्ज कराती हैं, एक अपराध के खिलाफ, एक दुष्कर्म के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। और आप ही के नेता, जिनकी अभी आप नाम ले रहे थे कि बड़े नेता हैं आपके, अमित शाह जी, मीडिया उनको दिखाता है, उन्हीं के अधीन आने वाला गृह मंत्रालय, जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस काम करती है, वो अपनी एक रिपोर्ट देती है कि हाँ, उन महिला रेसलर्स के साथ छेड़खानी हुई है और आपके ब्रजभूषण शरण सिंह ने की है। तब भी आप उसकी पीठ थपथपाते हो, और इनाम के तौर पे आप क्या देते हो कि उसके बेटे को आप लोकसभा का टिकट देते हो, सांसद बनवाने का काम करते हो, सदन में भेजते हो। जैसे आतंकवाद का आरोप झेल रही और लगातार तारीख कर रही प्रज्ञा ठाकुर को आपने सदन में भेजने का काम किया, वैसे ही आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार को भेजने का काम किया। ये आपका एक काम है। दूसरा, समय समय पे आपका एक स्टार प्रचारक आ जाता है। जब भी आपको पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जरूरत है, वो है बाबा राम रहीम, जो आपका स्टार प्रचारक है। और उसको सजा किस बात की मिली है कि उसने अपनी शिष्याओं के साथ में धर्म के प्रचार प्रसार में जिस तरीके से बलात्कार का काम किया, यौन शोषण का काम किया, वो उसकी सजा भुगत रहे। तो आपके तमाम ऐसे स्टार प्रचारक और आपके काम हैं जो सत्ता में रहते हो, हम लगातार देख रहे हैं। कितनी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात पर आपत्ति लगाई, सत्ताधारी दल होने के नाते, कि बाबा राम रहीम को लगातार पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। कोई एक उदाहरण बता दीजिए। लगातार उसको पैरोल मिलती है और अभी वो पैरोल पे है। ऐसे और भी तमाम लोग हैं जिनको पैरोल मिलती है। आप अभी हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं,
पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, आपके खिलाफ में जेजेपी लड़ी थी, लेकिन सत्ता में आना था तो आपने जेजेपी के साथ में गठबंधन कर दिया। वही जो आप अभी कह रहे थे चोर चोर मौसेरे भाई, तो आपने जेजेपी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। उनके पिताजी जो जेल के अंदर थे उनको भी पैरोल दिला करके बाहर लाने का काम किया। तो ये सब चीजें आपने हरियाणा में करी। ऐसे बहुत सारे, मैं अगर बात करूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। तो ये सब काम आपने हरियाणा में किया। अब महाराष्ट्र के लिए तो बताने की आवश्यकता नहीं किस तरीके से आपने, जब आप राजनीतिक अछूत थे, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई साथी बनने को तैयार नहीं था, तब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जी ने आपका सहयोग किया, आपको आगे बढ़ाने का काम किया। और आपने क्या काम किया कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले शिवसेना के नेताओं को तोड़ने का काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला जी, गठबंधन के तहत ही उनको अपनी पार्टी में ले लिया, उसके बाद पार्टी को तोड़ दिया। आज वो ठाकरे परिवार अपनी मूल शिवसेना के लिए लड़ रहा है कि आखिर मूल शिवसेना कौन सी है। ये आप जिसके साथ रहते हैं, जो आपका साथ देता है, उसके साथ कैसे विश्वासघात करते हैं, यही आप जनता के साथ करते हैं, अपने सहयोगी के साथ करते हैं। बिहार में आपने चिराग पासवान चाचा भतीजे को लड़ा दिया। सारे सहयोगियों को अगर ठगने का काम, देश की जनता को ठगने का काम, विश्वास के साथ विश्वासघात करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बहुत लंबा चौड़ा उनका आपका इतिहास और वर्तमान है। ठीक है, चलिए 1 मिनट में संदीप जी वापस आऊंगी। आनंद जी, क्योंकि महाराष्ट्र का एक सवाल मैंने पहले भी लिया था, हालांकि आपने सभी पे बोला था। मुझे लग रहा है कि ये जो इलेक्शन यहाँ से नतीजों के बाद आगे बढ़ेगा, झारखंड महाराष्ट्र की तरफ रुख करेगा। ये एक बात निकली थी आज गवर्नमेंट ने, मतलब कैबिनेट में बड़ा डिसीजन लिया गया महाराष्ट्र में कि जो गौ माता है, मैंने पहले भी पूछा था, वो राजमाता का दर्जा हम दे रहे हैं। ये अभी जागरूक हुए हैं क्या इसके लिए? क्योंकि इलेक्शन मैं बता रहा हूँ राखी जी, हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं, हमारा बचपना होता है, तब से हमें संस्कार दिए जाते हैं। हम सनातनी लोग, हमें बताया जाता है कि गाय हमारी माता समान है, इनका सम्मान करो, इनका आदर करो। हम गाय को प्रणाम करते हैं। ये सरकार के लिए कोई नई चीज होगी, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं। हमारे लिए गाय एक राष्ट्र की धरोहर है, एक राष्ट्र का सम्मान है, और हम हमेशा उनका सम्मान करते रहेंगे। ये कागज पर कह देने से कि आज से हम गौ माता को अपनी माता मानते हैं, ये तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए होगा। लेकिन स्वयं अगर दिल से आप सम्मान करना चाहते हैं गाय माता का, तो जो इलेक्टर बॉन्ड के चंदे आए हैं और उसमें जो बीफ निर्यात करने वाले लोग हैं, उनके चंदे को तत्काल प्रभाव से आपको लौटा देना चाहिए। उनसे कोई संबंध नहीं रखने देना चाहिए। आपके दूसरे कुछ राज्य हैं जहां के आपके बीजेपी के नेता और बड़े बड़े अध्यक्ष जो हैं, वो कहते हैं कि हम तो बड़े चाव से बीफ खाते हैं, उन पर आपको पाबंदी लगानी चाहिए। तब आपका कथनी करनी एक समान होगा ना, वरना तो ये राजनीतिक लाभ है। अब चुनाव के ऐन दरवाजे पर लाडली बहन योजना, लाडला भाई योजना, किसान सम्मान योजना, तो गाय माता योजना, ये सारी योजनाओं को जितना भी आप प्रचार प्रसार करेंगे, जनता विवेक बुद्धिमान है, जनता सब देख रही, समझ रही है, उन्हें समझ में आ गया है कि अब तो ये जाने वाले हैं। इसीलिए तो महाराष्ट्र की जनता आजकल एक नई योजना लाई है राखी जी, जिसका नाम है लाडली विदाई योजना। ये जो महायुति की वर्तमान सरकार है, इसकी विदाई समारोह होने वाली है नवंबर में, और गाजे बाजे के साथ हम इनको विदा करेंगे, ताकि 10-20 साल विपक्ष में बैठे, और उसके बाद जब इनके अंदर कुछ बदलाव आएगा तो 20-25 साल के बाद जरूर इनको फिर एक बार अवसर देगी महाराष्ट्र की जनता। इसके लिए हम इनको शुभकामना भी देते हैं। और महाराष्ट्र के मुद्दे आप सबने सब बता ही दिए हैं। श्रीवास्तव साहब महाराष्ट्र आते जाते रहते हैं। स्वदेश चैनल जो आपका, वो भी अब महाराष्ट्र में एकदम फल फूल रहा है। उसके कार्यकर्ता, उसके जो रिपोर्टर हैं जगह जगह हैं, तो आपको भी फीडबैक मिलेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे राखी जी, आप सब भी मुंबई आना, महाराष्ट्र आना। लेकिन हम यही कहेंगे कि महाराष्ट्र में इस बार महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। 200 का आंकड़ा हम पार करने वाले हैं। स्थानीय मुद्दे भी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हमारे साथ हैं। आपको जानकर हैरानी होगी राखी जी की 10 से ज्यादा महानगर पालिका के चुनाव पिछले 3 वर्षों से इन्होंने नहीं करवाया है, डर के मारे। अभी 4 दिन पहले सीनेट का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा, 10 में से 10 सीटें हमने जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। जब लोकसभा में इतने बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को महाराष्ट्र ने नकार दिया, तो महाराष्ट्र में तो इनके पास कोई चेहरा नहीं है। 100% इनकी हार होने वाली है। अब इस पर हम कितना भी संवाद करें, कितना भी डायलॉग और डिबेट करें, चुनाव के बाद ही नतीजे आएंगे। लेकिन हम यही कहते हैं कि बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष के लिए शुभकामना। कहीं वो एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना या अजीत दादा पवार की कथित राष्ट्रवादी इनसे न छीन ले। इसके लिए इनको हमारी राखी जी ढेर सारी शुभकामना। ठीक है, सुखविंदर जी अपनी बात रखिएगा। राखी जी देखिए, मेरे मित्र ने कहा कि सबका साथ सबका विनाश, लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जिसने एक बात तय कर रखी है कि सबका साथ सबका विनाश करते हैं, साथ नहीं करते।
इन्होंने जिन जिन पार्टियों के साथ ये गए सबका विनाश कर दिया। पंजाब में अकाली दल का कर दिया, महाराष्ट्र में आपको पता है शिवसेना और एनसीपी का कर दिया, और जहां जहां ये गए इधर अभी आपको पता है बिहार के अंदर भी अभी ये थोड़े टाइम के बाद खेला करेंगे, इनको पता नहीं इनकी सरकार चलने वाली नहीं। तो इनका जो हाल है, इनका वजूद मिटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पहलवानों के साथ क्या किया है वो आप लोग जानते हैं। जैसी जैसी इन्होंने योजनाएं यहाँ पे शुरू की, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी साल में देने का भी वादा 2014 में इन्होंने किया था, इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने का वादा इन्होंने किया था, इन्होंने ब्लैक मनी यहाँ पे काला धन लेके आने का वादा भी इन्होंने किया था। इन्होंने इतने वादे कर रखे हैं कि अपने वादों पे खुद ही खरे नहीं उतरे। तो आज ये किस मुंह से जनता इनको ढूंढ रही है कि ये कहाँ मिले। आज ये अगर एसपीजी देखिए किस तरीके से इन्होंने सरपंचों के साथ लाठीचार्ज किया, आज सरपंच इनको गांव में बढ़ने नहीं दे रहे। अगर इनके पास एसपीजी का या इनके पास कवर ना हो पुलिस का तो ये गांव में बढ़ नहीं सकते। इनके खुद के मंत्री ने देवेंद्र बबली ने यहाँ पे कहा था कि अगर हमें गांव में बढ़ना है तो हमें लोहे का हेलमेट डाल के जाना पड़ेगा। आज इनकी स्थिति वही है, आज गांव में इनको किसान बढ़ने नहीं दे रहा और इनके हालात बहुत बुरे हालात हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी इतने गठबंधन लेके तद ये 240 के पार 272 का पार जा पाई। तो देखिए ये किस तरीके से ये दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि ये चोर चोर मुसेरे भाई, ये खुद के चोरों का गठबंधन करे बैठे हैं। और जहां पे हरियाणा की बात है, हरियाणा के अंदर इनके 9.5 साल खट्टर साहब ने रच के झूठ बोला, और अभी जो इनके न्यू मुख्यमंत्री आए नायब सैनी ने उनके जितने फैसले थे सभी को रिव्यू किया। इसका मतलब उन्होंने खुद ही मान लिया कि जो खट्टर साहब ने कहा वो सारे फैसले गलत थे। उन्होंने दोबारा से अभी 2 दिन पहले की उनकी बात थी कि मैंने 56 दिन में वो काम कर दिया जो 10 साल में नहीं हुआ। तो इसका मतलब 10 साल के अंदर जो कार्य नहीं हुए, उन्होंने खुद मान लिया कि 10 साल के अंदर हरियाणा में विनाश के सिवाय कुछ नहीं हुआ। हरियाणा के अंदर एमएसपी देने का इन्होंने किया, लेकिन फसलें उस रेट पे बिकती नहीं। इनका जब बोली नहीं होगी तो एमएसपी किस काम की। अभी कितने दिन से हरियाणा में जीरी कट रही है, लेकिन अभी तक इन्होंने खरीद शुरू नहीं की। और ये जो बीजेपी सरकार है इतनी भ्रष्ट सरकार है। जब दूसरी सरकार देखिए अपने मियां मुंह मिट्टू इनका है कि जब हमारी सरकार आएगी तब पता चलेगा। आज तो ईडी सीबीआई के डर से लोगों को उठा लेते हैं। जिस दिन कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बढ़ने जा रही है तब इनके घोटाले आप लोगों के सामने आएंगे। इनके जेएंडके के अंदर भी इनकी सरकार नहीं बनने वाली, जेएंडके के अंदर भी इंडिया गठबंधन की सरकार मैं बीच में रुकूंगी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मोहम्मद शफी जी, अपनी बात रखिएगा, समय हो गया है। सुखविंदर जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। नहीं सर प्लीज, मैंने बहुत टाइम दिया है क्योंकि मोहम्मद शफी जी मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। जो ये बार बार इस बात को कह रहे हैं, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस ने किया इस देश में। 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, जीआजी घोटाला हो, पता नहीं कितने घोटाले इन्होंने किए हैं। और इस देश में जितने घोटाले किए हैं इन्होंने, जितने देश का नुकसान किया है, इन्होंने सोना किया बाहर, और कितने ज्यादा घोटाले किए। ठीक है, आपके ये सारे घोटाले इस वक्त पे कितने प्रभावी होंगे उसका रिजल्ट जनता दे देगी। मैंने तो सिर्फ इतनी सी एक चर्चा रखी आज की विधानसभा और राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उनका कितना प्रभाव, ये मिला जुला असर ही देखने को मिलेगा। क्योंकि मुद्दे होते हैं, जनता से कनेक्शन करने वाले तो हर मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। और ये बात भी सच है कि विधानसभा में स्थानीय मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उनको भी साइड अभी नहीं रखा जा सकता है। तो ये आप लोगों को ही जनता के बीच जाके अपना विश्वास, उनका विश्वास जनता का जीतना है। अब देखते हैं 2 स्टेट के जब रिजल्ट आएंगे आगे की पिक्चर वैसे ही क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है, विधानसभा चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों का कितना प्रभाव तो है, उनको मना नहीं किया जा सकता, ना डिनाई किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में यदि 370 की बात नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। हरियाणा में किसानों पर बात नहीं करेंगे तो कैसे बात होगी, महाराष्ट्र और झारखंड में जाएंगे तो वहां के मुद्दे अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये जनता का निर्णय है, जनता बहुत समझदार है। और ये 4 राज्यों के जो नतीजे आएंगे, सबसे पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा, मुझे लगता है बहुत सारी तस्वीरों को साफ करेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।